अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यूज़ के हवाले से, जो कि बड़ा एक बायोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने बायोलॉजी को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपने टिश्यू सेल को समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में जो हमारे लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो है कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या चीज़ है। उसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, यानी सेल को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी पेश की गई थी, और उसके बाद टिश्यू क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं सेल के बारे में। लेकिन सेल की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये वो चीज़ है जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है और यही से फिर आगे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, और ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is typically microscopic and consists of and a nucleus enclosed in a membrane। ये वो डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में या पेपर्स वगैरह में लिखते हैं, या प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है सेल की ये वो है। अब इस टर्म यानी सेल को इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, देखें ये आपके सामने क्या है, ये एक बिल्डिंग है। अगर आप इसको देखें तो एक अच्छी सी खूबसूरत और मुकम्मल बिल्डिंग है, एक इमारत है जिसमें लोग रह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब अगर हम इस बिल्डिंग को जूम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये बिल्डिंग कुछ इस तरह नज़र आती है। अब यहाँ पर देखें, देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ देखें आपको नज़र आएगा कि ये जो बिल्डिंग है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और मुकम्मल बिल्डिंग थी, ये असल में छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई, छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इसके मज़ीद छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम ईंट वगैरह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जो हमारे पास सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पर एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास एक इंसान है, ये पूरा एक इंसान है, एक मुकम्मल। ये जो इंसान है ये चल भी सकता है, ये बोल भी सकता है, ये चल सकता है, हाँ ये बोल भी सकता है, ये ग्रो भी कर सकता है, इसका साइज़ भी बढ़ सकता है, ये अपनी तादाद यानी रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, उसके ज़रिए से अपनी तादाद भी बढ़ा सकता है, ये सांस भी ले सकता है। ठीक है, ये इस तरह की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। अब इस इंसान की इस वाले हिस्से को, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को आप उसी तरह जूम करके देखते जिस हमने बिल्डिंग को किया था, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आएगा कि ये जो इंसान है, ये इसकी जो बॉडी है ये इस तरह की चीज़ों से बनी हुई है, यानी इसके इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जिन यूनिट से जुड़ कर इस तरह एक पूरा मुकम्मल इंसान आपके पास बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वो जो छोटी सी यूनिट है जिससे ये इंसान बना है, या कोई भी जानदार दुनिया का जो बना होता है, बेसिकली उसी को हम कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ये जो लफ्ज़ बनाया गया था, ये छोटे से कमरे के लिए बनाया गया था। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगेन आपको समझाता हूँ। अगर इस सेल को मज़ीद आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इस तरह के स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा प्रॉपर इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इस सेल की खूबी क्या है, अब देखें डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में बताया गया है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो एक जानदार होता है उसकी बनावट इसी सेल से होती है, और इसके अलावा जो जो फंक्शन एक जानदार परफॉर्म कर सकता है वो सारे फंक्शन इस सेल के अंदर भी होते हैं। यानी ये सेल भी ग्रो कर सकता है, ये रिस्पायरेशन कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी ये डिवाइड भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह के और कई सेल्स बना सकता है। इसके अंदर भी वो तमाम सलाहियतें होती हैं जो एक जानदार के, एक पूरे इंसान या किसी भी जानदार के अंदर होती है। ठीक है, मज़ीद मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखें, ये आपके सामने एक प्लांट है, एक खूबसूरत सा बड़े साइज़ का दरख्त है जिसमें एक तना है बड़ा सा, उसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं जिनसे पत्ते वगैरह हैं, लीव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अब इसको अगर आप उसी तरह से जूम करेंगे इसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो आपको कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इस तरह का। देखें, अब आप यहाँ भी देखें
तो यहाँ पर भी छोटे छोटे यानी के क्या है, छोटे छोटे आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं या छोटे छोटे यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे ये जो पूरा प्लांट है ये इन यूनिट से बना हुआ है। और इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको सेल का समझ आ गया होगा कि सेल हम किसे कहते हैं। दुनिया का कोई भी जानदार हो, कोई भी जानदार वो सेल से बना होता है। चाहे वो जानदार, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों खरबों सेल से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया का देखिए, ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है बेसिकली वो सेल से होती है ये, ठीक है। अब अगेन हमें इसको, अगर आप इसको मज़ीद आप जूम करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को, तो आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। और अगेन वही बात कि इसके अंदर वो सारे खसूसियात हैं जो उस ट्री के अंदर मौजूद थी। अब सेल के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बताई गई है, यानी मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तरीके से सेल को या सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कोई कम टाइम नहीं लगा है, तकरीबन 2 सदियों का वक्त लगा है, ठीक है। 1665 से रॉबर्ट हुक ने सेल का कॉन्सेप्ट दिया था और तब से लेकर 1862 तक सेल के बारे में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तरह की बातें की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब ये जो चंद बातें हैं जिसने सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के वजूद को एक्सप्लेन करने किया गया है, इसको हम बेसिकली कहते हैं, मजमूई तौर पर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो द सेल थ्योरी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट, द सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो क्या कर रहे थे, रॉबर्ट हुक एक लकड़ी के एक टुकड़े पर, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आया जो कि हनी कॉम्ब की तरह था। हनी कॉम्ब आप समझते हैं ना, यानी शहद की जो मक्खियाँ होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उसकी तरह का स्ट्रक्चर उनको नज़र आया। तो उन्होंने देखा क्या वो जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, बेसिकली उसके अंदर छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल का। सेल का मतलब ये होता है छोटा सा या खाली कमरा। फिर ये बात मज़ीद चलते गई, मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ साइंसदान इस पर रिसर्च करते गए, ठीक है। माइक्रोस्कोप के जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होता गया, सेल के बारे में भी हमारे पास मज़ीद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती गई। फिर उसके बाद 1839 यानी 1839 में श्लीडन एंड श्वान ने एक पब्लिकेशन, अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। आई होप कि मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ये सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। उसके बाद उस थ्योरी को मज़ीद रोडोल्फ फिरको ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। तो वो सेल थ्योरी क्या थी, आइए हम ज़रा देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जितने भी जानदार आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, कहीं पर भी, चाहे खुश्की में हो, पानी में हो, हवा में हो, ज़मीन के अंदर हो, ज़मीन से बाहर हो, कहीं पर भी कोई जानदार आपको जो मिलेगा तो वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तो दूसरा पॉइंट है कि द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी अगेन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है, और एक सेल के अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद होती है जो एक पूरे मुकम्मल जानदार के अंदर होती है। फिर उसके बाद क्या थे कि न्यू सेल्स कैन बी अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो नया सेल बनता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद सेल से ही बन सकता है, यानी सेल डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी इसका मतलब क्या है, डी नोवो स्ट्रक्चर बेसिकली हम उसको कहते हैं जो स्ट्रक्चर खुद ब खुद बन सकता है, जो खुद ब खुद रेप्लिकेट, जो यानी वो चीज़ जो खुद ब खुद एक नई चीज़ बन सकती है, यानी लेकिन सेल खुद ब खुद नहीं बन सकता। एक नए सेल को बनाने के लिए हमेशा पुराने सेल की ज़रूरत होती है। अगर एक पेरेंट सेल या एक ओल्ड सेल डिवाइड होगा तो ही उससे एक नया सेल बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सेल यानी किसी नॉन लिविंग पार्ट से या कि खुद ब खुद कहीं से कोई नया सेल नहीं बन सकता। सेल हमेशा अपने पेरेंट सेल से ही बनता है, उसी के वजूद से बनता है। चौथा पॉइंट क्या है, द सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटीरियल विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास किस्म का मटीरियल होता है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी मटीरियल। ये जो हेरिडिटरी मटीरियल होता है स्टूडेंट्स, इसकी ये खासियत होती है कि इसके अंदर किसी भी जानदार के ख़ानदान की सारी खसूसियात मौजूद होती है।
तो सेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपनी हेरिडिटरी मटेरियल को या अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को अपने जो डॉटर सेल होता है या जो अपने जिस सेल से जो सेल उससे बनने हैं आगे चलकर, वो उनमें अपनी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर देता है, जो आगे चलकर अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी वैसे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप के सेल थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू, कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू। देखें, टिश्यू का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही इजी है। अगर आपको सेल समझ में आ गया तो टिश्यू समझने में आपको कोई इशू नहीं होगा। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड जो कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। मिसाल के तौर पर मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये हमारे पास क्या है? टिश्यूज़ है। मैं अगेन मज़ीद आपको समझाता हूँ इसके किस तरह के। देखें, जैसे कि ये हैं, अब ये हमारे पास है मसल्स, ये बाजू के अंदर मसल्स है, और मसल आपको पता है हमारे बॉडी के पूरे एरिया में मौजूद होते हैं, जिन्होंने हमारे बोन्स को कवर किया होता है। अब ये देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और इस तरह के बहुत सारे सेल से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं? ये मसल्स बनते हैं। उसके बाद ये हमारा हार्ट है। हार्ट का अब ये देखें, ये हार्ट के ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरह से हज़ारों और लाखों की तादाद में सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक हार्ट बनता है। और ये जब बहुत सारे सेल्स मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। इसी तरीके से यहाँ तक कि आपको पता है जो हमारा ब्लड है ये भी बेसिकली टिश्यू है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारे मिलकर क्या कहना है? बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जिससे हमारी स्किन बनी होती है और जिससे हमारे जो बॉडी के मेम्ब्रेन्स, ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये सारी इनसे बनी हुई होती है। इसको हम कहते हैं पेरी। अब ये देखें, ये आपके पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, इस तरह कर करके बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू है असल में ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर, वो हज़ारों में भी हो सकते हैं, वो सैकड़ों में भी हो सकते हैं, वो लाखों में भी हो सकते हैं। बहुत सारे एक ही जैसे और एक ही शेप के सेल्स मिलकर एक ही काम के लिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी में सेल को समझना बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप सेल को नहीं समझें तो आपके लिए बायोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में प्रॉपर तरीके से नहीं आया तो काइंडली इन्फॉर्म मुझे लाजमी करें कमेंट्स में, ताकि मैं दोबारा से भी इस पर लेक्चर दे सकता हूँ और आप दोबारा से इस लेक्चर को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इशू होता है लेक्चर में आप लाजमी बताया करें कमेंट में, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट्स को क्या मसला है। हमें तो यही लग रहा होता है कि शायद स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।